हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज एक बहुत ही नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम आप देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है वेक्टर। ओके, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? वेक्टर। ये एक ऐसा चैप्टर है, ठीक ना, जो आपको सिर्फ इंटरमीडिएट के लिए, ग्रेजुएशन में जब आप बीएससी करते हैं वहाँ पर आपका पूरा का पूरा वेक्टर एनालिसिस, इवन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। इसलिए इस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस चैप्टर को स्टार्टिंग में रहते हैं, इग्नोर करके चले जाते हैं। बट कोशिश यही रहना चाहिए कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इसके बिना आप कहीं पर भी कुछ भी अप्लाई करने जाइएगा, चाहे वो आगे जाके फिजिक्स में आप पढ़िएगा, कंडेंस मैटर फिजिक्स में आप वहाँ पर मिलर इंडेक्सेस में आपको प्रॉब्लम होगा, फिर वेक्टर एनालिसिस में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इन सब चीज़ों में आगे जाके इन फ्यूचर अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो अदरवाइज आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले बता देता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और लाइव अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है वेक्टर। ओके, तो ये वेक्टर सुनने में आपने कहीं पढ़ा भी होगा तो इट गुड है, बहुत अच्छी बात है। तो ये वेक्टर होता क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम लोग बातें करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ हम लोग दो भागों में क्लासिफाई करके समझना चाहेंगे। एक होगा आपका स्केलर क्वांटिटी, ओके, एक हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी, दूसरी आपकी हो जाएगी जस्ट वेक्टर क्वांटिटी, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, स्केलर क्वांटिटी और एक हो जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल से जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। ओके, मैं यहाँ लिख कम रहा हूँ, सिर्फ मेरे बात को आपको ध्यान से सुनना है। एयरफोन आप लगा लीजिए। ओके, तो ध्यान से समझिए कि सपोज आप गए दुकान में और आपने दुकान वाले से कहा कि अंकल आप मुझे 5 किलो शुगर दीजिए। तो आप जब उसको शुगर, डायबिटीज़ वाले शुगर की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। ओके, वहाँ पर आपने उसको शुगर देने की बात की, तो वो आपको शुगर 5 किलो आपने डिमांड किया है तो आपको 5 किलो ही देगा। क्या आप कभी उसको जाके बोलेंगे कि 5 किलो शुगर ईस्ट की तरफ दीजिए, 5 किलो शुगर डाउनवर्ड दीजिए, राइट साइड दीजिए, लेफ्ट साइड दीजिए? यार नॉनसेंस वाली बात हो जा रही है ना। दुकानदार कहीं वही चीनी आपके मुंह पे उठा के अपना फेंक दे। ओके, तो ये थोड़ा सा सुनने में नॉनसेंस लग रहा है कि सिर्फ आपको तो चीनी लेना है, तो आप सिंपली अमाउंट बताएंगे, चीनी लेके आ जाएंगे, पैसे भी पे करना पड़ेगा उसके लिए, ऐसे नहीं है। तो सिर्फ आपने अमाउंट बताया तो आपका काम चला गया, काम चल रहा है। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज मैंने आपसे पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो आप कहेंगे कि यहाँ से 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर कुछ यहाँ से। ओके, तो चलिए ठीक है, 5 किलोमीटर बोल दिया तो चलते हैं, उधर है आपका घर। मैं आपको 5 किलोमीटर बोल रहा हूँ, चलिए आप इधर, तो क्या आप वहाँ पहुँच जाएंगे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाइएगा? बिल्कुल भी, क्योंकि सिर्फ 5 किलोमीटर या कितना किलोमीटर जाना है उससे कभी भी आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाएंगे। आपको इस कंडीशन में डायरेक्शन भी बताने की जरूरत, किस दिशा से होके जाना है, किस डायरेक्शन से होके जाना है, ये भी बताने की जरूरत है। अदरवाइज आप कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। अब भाई यहाँ से 5 किलोमीटर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इट हैव ऑल डायरेक्शन। बट आपका घर तो यहाँ है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि इस दिशा में जाना है। तो यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल में हमको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? यही डिफरेंस समझ में आ रहा है कि पहले वाले में जब हमने सिर्फ अमाउंट बताया और उसमें डायरेक्शन की बात कही तो दुकानदार ने हमें पागल कहा। ओके, लेकिन इस वाले में अगर हम कितना जाना है और डायरेक्शन नहीं बताते हैं तो हम खुद को पागल कहेंगे। यही बात हो जा रहा है। ओके, बट यानी यहाँ से हमको एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर आपको कितना जाना है और किस दिशा में जाना है ये ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों ही बता रहे हैं।
तो इसी के बेस पे हम स्केलर और वेक्टर को डिसाइड करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट होता है उसमें। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होता है। ओके, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होता है। मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो आपको ये बात समझना है कि स्केलर और वेक्टर में अगर हम अंतर समझने की कोशिश करते हैं, स्केलर कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओनली कंटेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है कि स्केलर और वेक्टर क्या है। ओके, तो इसी के बेस पे हमने अभी स्केलर को हमें स्केलर और वेक्टर में थोड़ा सा और भी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे अभी इसको थोड़ी देर में कि स्केलर और वेक्टर में क्या है। ओके, स्केलर के एग्जांपल्स जो है ना बहुत आसान है, हम इसको सिंपल ना अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। आप सिंपली स्केलर को सिंपल बहुत आसान जो सिंपल मैथमेटिक्स होता है अलजेब्रा के, वो सिंपल रूल के साथ उसको ऐड कर सकते हैं। बट जहाँ तक बात है वेक्टर की बात है, वेक्टर जो है ना ये सिंपल अलजेब्रा के रूल से ऐड ही नहीं हो सकते। इनके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम कहते हैं वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और हम मल्टीप्लाई के लिए भी हम लोग क्रॉस और डॉट का यूज़ करेंगे। इनके बारे में आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन पूरे एंटायर प्रोसेस के लिए कुछ अलग ही रूल्स लगेंगे, कुछ अलग ही बिल्कुल अलजेब्रा की दुनिया बन जाती है वेक्टर के लिए। ओके, तो स्केलर सिंपल रूल्स पे चलते हैं, सिंपल है, इनके लिए कोई हेवी बात नहीं है। लेकिन वेक्टर जो है ये अलग ही तरीके से चलते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, स्केलर और वेक्टर की बात करना चाहते हैं, तो अगर हम पहला डिफरेंस लिखना चाहेंगे तो अभी तो हमने इसे पहला डिफरेंस है कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड यानी आप दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं इसमें केवल अमाउंट होता है। बट अगर हम इसको कहने की कोशिश करते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होता है। ओके, ये पहला डिफरेंस। दूसरा क्या डिफरेंस आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा कि इसको हम लोग सिंपल अलजेब्रा के तरीकों से हैंडल करते हैं। ओके, सिंपल अलजेब्रा जैसे कि आप सिंपल 5 + 2 7 लिख सकते हैं। ओके, 5 + 2 7 लिख सकते हैं। बट इसमें आपको स्पेसिफिक अलजेब्रा जिसको हम लोग यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है ना, वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स यहाँ लगाएंगे जिसमें हम लोग वेक्टर के एडिशन, ट्रायंगल लॉ देखेंगे, पैरेललोग्राम लॉ के बारे में पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर डबल प्रोडक्ट में भी देखेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट की बातें भी करेंगे। और अगर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाइए रूल्स जो है धीरे धीरे यहाँ से बनने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो स्केलर और वेक्टर में आपको ये दो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब अगर हम कुछ एग्जांपल देखने की बात करते हैं, ठीक ना, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में कुछ एग्जांपल देखने की बात करते हैं, तो स्केलर और वेक्टर के एग्जांपल में स्केलर में एक सबसे अच्छा एग्जांपल आता है मास। आप मास को सिंपली ऐड कर सकते हैं, 2 किलो + 3 किलो = 5 किलो। बट अगर यहाँ वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वेट भी हो जाएगा, क्योंकि वेट जो होता है आपको पता है कि वेट की ग्रेविटी है, ग्रेविटी हमेशा यहाँ डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, तो ये एक डायरेक्शन भी दिखाने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करते हैं, स्केलर के एग्जाम्पल में बात करते हैं तो डिस्टेंस है, इसका बस इसका रिवर्स में आप चले जाइएगा तो डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम यहाँ से एक और एग्जांपल देखने की बात करते हैं तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट इसी के ऑपोजिट अगर चले जाते हैं तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और अगर इसके और एग्जांपल देखना चाहते हैं एक्सेलरेशन है। ओके, और भी एग्जांपल आपके आ जाएंगे, फोर्स आ जाएंगे, ठीक ना, फिर आपके एग्जांपल आ जाएंगे, टॉर्क आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक ना, इसमें मैं स्केलर में बता देता हूँ, वर्क जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है जिसको आप सिंपल ऐड कर सकते हैं। आपने 2 जूल वर्क इतना किया है, फिर बाद में 3 जूल, तो टोटल वर्क हो गया, सिंपल ऐड करके निकाल सकते हैं। ओके, तो ये स्केलर और वेक्टर में आप सिंपल डिफरेंस देख सकते हैं। ओके, आपको इनको पढ़ना नहीं है, मैं इनके बारे में तो आप बचपन से ही पढ़ते हैं कि कैसे करके ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्केलर के लिए हमें नहीं पढ़ना क्योंकि हमारा जो टॉपिक का नाम ही है क्या है,
वेक्टर। ओके, इसलिए एंटायर डिस्कशन जो हमारा होने वाला है वो वेक्टर के बारे में होने वाला है। ओके, तो ये वेक्टर क्या है नहीं है ये हमने समझा अभी कि वेक्टर कंटेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, और वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी है ये भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेक्टर की जरूरत क्यों है भाई, क्योंकि देखिए अभी मैंने बताया ना कि डायरेक्शन में आपको बताना कहाँ घर है, आपको सिर्फ 5 किलोमीटर बता के तो आप पहुँच तो नहीं जाइएगा, डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। इसीलिए कुछ क्वांटिटीज को सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता है, वहाँ डायरेक्शन भी जरूरत है। इसीलिए जब उन दोनों को कंबाइन किया जाता है, किसी चीज़ को कंबाइन किया जाता है तो मैग्नीट्यूड तो हमारा वेक्टर तैयार होता है। ओके, तो वेक्टर को यहाँ हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हर जगह आपको देखने को मिलता है। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वांटिटीज जो यहाँ तो अभी छोटे कुछ एग्जांपल ही लिखे हैं, ठीक ना। चलिए तो देखते हैं आगे इसमें कि अब समझने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर को आगे इसमें देखते हैं। चलिए तो वेक्टर जो है ना कि अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, वेक्टर क्या है, ठीक ना। इसको थोड़ा एग्जांपल से एलाबोरेट करते हैं कि थोड़ा आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। ओके, चलिए देखिए कि अगर हम बात करते हैं, जैसे सपोज कर रहे हैं कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोई पोजीशन, उससे स्टार्ट किया। ओके, आप जो है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, ठीक ना, 3 किलोमीटर चले गए, ठीक है, 3 किलोमीटर चले गए। फिर आपने क्या किया, मैं यहाँ डायरेक्शन को इस तरीके से शो कर रहा हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये डायरेक्शन आपको पता है। फिर वो कोई भी इंसान जो है या आप ही वो कितना 4 किलोमीटर चला गया, ठीक ना, 4 किलोमीटर यहाँ से चला गया है, तो वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया है। ओके, यानी दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसको A, इसको B, ये है फाइनल पॉइंट। तो आपसे पूछा गया कि आपकी जो प्रेजेंट लोकेशन है वो इनिशियल लोकेशन के कहाँ सिचुएटेड है, तो आप कैसे इसको डिफाइन कीजिएगा। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ओके, इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एक्चुअली है डिस्प्लेसमेंट, ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप पाइथागोरस का यूज करके देखते हैं तो 3, 4, तो पाइथागोरस का से यूज करके आप इसको पाएंगे 5 पाएंगे, 3, 4 और 5 किलोमीटर। यानी आपको O से 5 किलोमीटर तो जाना है, 5 किलोमीटर तो जाना है B पॉइंट तक पहुंचने के लिए, जो कि आपके फाइनल पॉइंट है। लेकिन सिर्फ 5 किलोमीटर अगर O से बोलते तो फिर से वही केस आएगा, 5 किलो इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था। तो आपको यहाँ एक जरूरत पड़ी स्पेसिफिक एंगल की, कि आप अगर यहाँ से tan थीटा निकालने की बात करते हैं तो P परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स कितना हो जाएगा 4/3। यानी आपको इनिशियल पॉइंट से आपको ये भी बताना है कि इनिशियल पॉइंट से O के दिशा में O से A की जा रहा है, तो उससे अगर हम इतना एंगल मुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली है कि हम उस पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। इसकी वैल्यू जो होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू कितनी होती है। 2 ऑप्शंस मैं आपको देके चलता हूँ, एक 37 और एक है आपकी 53। ओके, यहाँ पर आप मुझे कि यहाँ से अगर आप 53 या 37 कितना जाना है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, तब आप उस प्रेजेंट लोकेशन में जाइएगा। तो इस छोटे से एग्जांपल से आपको क्या समझ में आता है कि आपको जाना तो 5 किलोमीटर, इतने एंगल पे जाइएगा, तो ये जो थीटा है, ये थीटा जो है आपका डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है। आपका ये थीटा जो है आपको डायरेक्शन डिसाइड करने में मदद कर रहा है, और ये जो 5 किलोमीटर है ये आपकी मैग्नीट्यूड हो गई। ओके, तो आपको जब भी डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी थीटा के टर्म में डिफाइन करना पड़ेगा। इसीलिए वेक्टर को समझना जरूरी है। क्लियर है? समझना क्यों जरूरी है? कि वेक्टर ही इन सब चीजों से प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करने में मदद करता है। ओके, तो वेक्टर कितना जरूरी है ये आपको समझ में आ गया, कैसे करके यहाँ इवैल्यूएट कर रहे हैं। इसके बाद अभी और भी बातें चलेगी, ठीक ना, तब तक के लिए ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक ना। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये भी थोड़ा समझना जरूरी है। ओके, कि वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है। ओके, अब सबको इन सबको अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा, ठीक ना। ओके, तो हम लोग देखना चाहते हैं टॉपिक जो इसमें हम समझने वाले हैं वो है
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर भैया। ओके, वेक्टर भैया को समझने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर भैया है क्या, कैसे करके समझ तो गए ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि बिना रिप्रेजेंट किए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अभी तो हमने एक एग्जांपल देखा, उसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड थे, बट उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल एक एरो का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी ये पीछे वाली इसकी टेल कहलाती है, और अगर हम इसको यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं तो ये इसकी हेड कहलाती है। भाई वेक्टर में क्या क्या इंक्लूड है, एक टेल है और एक हेड है, एक टेल है और एक हेड है, और इस वेक्टर की जो लंबाई है, ये जो पूरा का पूरा लेंथ देख पा रहे इतना से इतना, ये जो लेंथ है वो उसकी मैग्नीट्यूड को बताने की कोशिश करते हैं कि ये लेंथ जितना बड़ा होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतना ही बड़ा होगा। ओके, आई रिपीट, ये लेंथ जितना बड़ा होगा ये मैग्नीट्यूड भी उतना ही बड़ा होगा, और ये जो एरो है यानी जो हेड में जो पॉइंट आउट किया हुआ है ना, ये आप देख पा रहे हैं ऐसे करके, मैं इसे थोड़ा देर डार्क कर दे रहा, बट ये है ऐसे, आप इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा। ये जो हेड है वो डायरेक्शन को बता रहा है, जैसे कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, इधर कर दिया तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर कर दिया तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एरो जो है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जो एरो है ये डायरेक्शन को डिसाइड करता है, और ये जो लेंथ है वेक्टर कितना बड़ा है छोटा है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूँ कि एग्जांपल से आप उसको समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर लिखा है हमने 3 मीटर का, ओके, 3 मीटर इधर है, ठीक ना, 3 मीटर का इधर एक वेक्टर है, तो ये जो लंबाई है वो 3 मीटर है। अगर हमको इसको 6 बनाना है तो हमने इसकी डबल लेंथ कर दिया, ओके, डबल लेंथ बना दिया। तो देखिए यहाँ से 3 मीटर, अगर इतना लंबाई को 3 मीटर है तो इतनी लंबाई क्या है 6 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। ओके, दोनों में डायरेक्शन सेम है, बट ये जो लंबाई बता रही है कि हाँ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम जा रही है। अगर इसको आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपने 1 सेंटीमीटर को, सपोज करें आप 1 सेंटीमीटर को मान के, एक्चुअली हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करना, फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर आप मान के चल रहे हैं 5 न्यूटन है, ठीक ना, 5 न्यूटन है। तो अगर आपने 10 सेंटीमीटर का कोई वेक्टर बनाया है, ठीक ना, सपोज 10 ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, 5 सेंटीमीटर का दे, तो वो 25 न्यूटन को बताने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर का बना रहा हूँ, आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक ना, 1 सेंटीमीटर का इसको बनाया तो ये 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ऊपर तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हमको इसको 5 सेंटीमीटर का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ एक मैंने रफ डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये देखिए दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, बट ये 25 न्यूटन का बताने की कोशिश कर रहा है, ये 5 न्यूटन का बताने की कोशिश कर रहा है, यानी इसकी जो लेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड को डिसाइड कर रही है, और एरो जो है उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है। यानी इस यहाँ से इसकी जो लेंथ कहाँ से कहाँ डिसाइड करना है, इसकी टेल से हेड के बीच में, टेल से हेड जो होती है उसकी लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को डिसाइड करने का काम करता है। इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों अपवर्ड जा रहा है। अब इसको ऐसा भी तो हो सकता है कि दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, ओके, दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, बट डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाए, अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर मैं इधर बोल रहा हूँ 4 न्यूटन का एक फोर्स लगा है, और कोई यहाँ से आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 4 न्यूटन का इधर भी कोई फोर्स लगा है, देख सकते हैं दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों लंबाई में समान है, दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है, वैल्यू सेम है, बट डायरेक्शन दोनों की अलग अलग आ जा रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या आ जा रही है, अलग अलग आ जा रही है। क्लियर है? तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय द यूज ऑफ अ एरो, जिसमें एक टेल होता है और एक हेड होता है, और जो आपका हेड होता है उसमें जो एरो लगा रहता है वो आपके डायरेक्शन को बताता है, और इनके जो एंटायर लेंथ होता है वो आपका मैग्नीट्यूड को बताने की काम करता है। ओके, आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक ना, क्लियर है? तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं वेक्टर को, उसके टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर के भाई कितने टाइप्स हैं, ठीक ना। अब किसी बच्चे ने पूछा था कि मगरमच्छ के टाइप्स बताओ, तो मगरमच्छ कितने प्रकार के होते हैं, तो उसने बोला था एक होता है मगरमच्छ, ठीक ना, एक होता है मगरमच्छ की मम्मी, एक होती है मगरमच्छ के पापा। तो इस तरीके से मगरमच्छ के वैसे टाइप नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़े से अलग अलग टाइप आएंगे, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग समझना चाहते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर,
ठीक ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर को समझना। देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, देखिए आप चाहे तो बहुत सारे टाइप्स के बना सकते हैं, आप चाहे तो बहुत सारे टाइप्स के वेक्टर बना सकते हैं। डिसाइड कौन करेगा कि आप किस बेस पे उसको क्लासिफाई करना चाहते हैं। आपकी क्लासिफिकेशन जिस बेस पे होगी उसमें वो टाइप्स चले जाएंगे, ठीक ना, क्लासिफिकेशन पे आपका टाइप्स डिसाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, हम मोटा मोटी तौर पे हम बोल सकते हैं कि हम सब कुछ को मिला के चल रहे हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है इंटरमीडिएट के बेस पे, ठीक ना। अगर आप आगे मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन में जाके देखते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे कुछ और टाइप्स को मिलेंगे, जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर अभी पोलर और एक्सियल वेक्टर की बात करने वाला हूँ, ठीक है। पोलर और एक्सियल वेक्टर को यहाँ मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, ओके, बट ये होते हैं, ठीक ना, ये बिल्कुल इसी की तरह ही होते हैं, बट थोड़ा सा उसको डेफिनेशन थोड़ा सा हम चेंज करके चलते हैं। तो इसमें मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ कि टाइप्स ऑफ वेक्टर को ध्यान से देखते हैं, ठीक ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर को यहाँ लेके चलते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, पहला वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि पैरेलल बोलने की बात करता हूँ, तो पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं कि देखिए वैसा वेक्टर या वैसा पैरेलल वेक्टर, सॉरी एक अकेला तो वेक्टर नहीं होगा, वेक्टर्स लगा देते हैं, ठीक है। तो वैसे वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक ना, हो सकता है दोनों के मैग्नीट्यूड में अंतर हो, ठीक ना, दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या हो जाए, अंतर हो जाए, दोनों देखिए दोनों की लेंथ अलग अलग है। तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, देखिए ध्यान से, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन में एक चीज होना चाहिए कि मैंने ए के ऊपर में एरो लिखा, तो जब भी आप इसको रिप्रेजेंट, जैसे कि इसको रिप्रेजेंट तो ऐसे करते हैं, लेकिन अगर उस वेक्टर को हमने एक नाम दिया है तो उसको ए के ऊपर में, जैसे ए है उसके ऊपर में एक एरो लगा देते हैं, ठीक है ना, ए के ऊपर में क्या लगा देते हैं, एरो, ताकि वो वेक्टर कहलाते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम, वेक्टर ए पढ़ते हैं, ओके, वेक्टर ए। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, एरो लगा दिया। अब इसमें भी दो चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना, जिसके बारे में लोग बाद में डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर में, ओके, यूनिट वेक्टर्स क्या होता है उसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर ए है तो इसमें ए लिख के हम साथ में कुछ यूनिट वेक्टर लगाने की कोशिश करेंगे, जहां सिर्फ ए जो है वो आपका मैग्नीट्यूड बताने का काम करेगा, ओके, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके, बट अभी इस पर थोड़ा सा इसको साइड रख के चल रहे हैं, और यहाँ पर जो आएगा यूनिट वेक्टर का काम आएगा, ओके। तो क्लियर है, तो मान के चलते यहाँ पर हम लोग इस डिस्कशन को देखने की कोशिश करते हैं कि पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं। तो वैसे वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में जाते हो, दे हैव अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। वैसे वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके, उनको कहेंगे, क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जैसे कि वेक्टर के नोट ए वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरा कह सकते हैं भाई एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या होगा भाई, समझ में आ रहा होगा कि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। अगर वेक्टर ए हमने इसको अब नाम दिया, इसको बी नाम दिया है, तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल एंटी पैरेलल है। जस्ट सपोज एंटी पैरेलल मतलब क्या, यहाँ पर दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 0 डिग्री बोल सकते हैं, यहाँ अपोजिट है तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये एंटी पैरेलल है, दोनों के बीच में 180 डिग्री, एक इधर है एक इधर है, दोनों के बीच में 180 डिग्री, ओके। तो ये पैरेलल और ये एंटी पैरेलल, ओके। अब अगर तीसरे टाइप में चले जाते हैं तो अब समझने की जरूरत है कि अगर हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, इक्वल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं तो नाम से देखिए यहाँ इक्वल वेक्टर, ठीक ना, यहाँ पर इक्वल क्या, वेक्टर्स किसमें किसमें इक्वल है भाई, वेक्टर में इंक्लूड क्या है, वेक्टर में इंक्लूड क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड है। आई रिपीट, वेक्टर्स में इंक्लूड क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड है। तो वेक्टर में चूंकि दोनों ही इंक्लूड है तो कोई भी दो वेक्टर्स को पैरेलल पैरेलल बोल रहा हूँ यहाँ, इक्वल कब कहेंगे, जब दोनों वेक्टर इक्वल यानी a इज इक्वल टू बी होगा, a इज इक्वल टू बी होगा जब दोनों, एक तो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर ही रहे होंगे, ठीक ना, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर ही रहेंगे, प्लस दोनों की मैग्नीट्यूड जो है, दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होने वाली है, सेम। यानी वैसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन तो सेम हो ही, सेम मैग्नीट्यूड प्लस सेम डायरेक्शन हो, ओके, सेम मैग्नीट्यूड यानी पैरेलल भी हो और क्या हो जाए, उनको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स, ओके। जैसे कि ये दोनों आपको, जैसे कि ये वेक्टर ए है
और ये वेक्टर बी है। देखिए दोनों लंबाई में हमने सेम किया, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ओके, इनके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी किया जाएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम अब इसके अपोजिट्स भी समझ लीजिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अनइक्वल वेक्टर्स, किसकी बात कर रहे हैं, अनइक्वल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक ना, अनइक्वल वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अनइक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, ध्यान से समझिए फिर से, ऐसे वेक्टर जिनमें इक्वल ना हो। अब क्या इक्वल ना, या तो ये दोनों में से मैग्नीट्यूड अलग कर जाए या तो डायरेक्शन अलग हो जाए। मतलब एक वेक्टर कैसे, देखिए दोनों का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड में आपको दिखाई दे रहा है, लेंथ में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी इन दोनों के मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंस आ गया तो ये अनइक्वल हो जाएंगे। और हो सकता था कि दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हो गए हैं बट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाए तो भी इनको अनइक्वल ही कहेंगे, तो भी इनको अनइक्वल ही कहेंगे। यानी अगर इन दोनों में से कोई भी एक अलग हो गया तो वो अनइक्वल की कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, अनइक्वल की कैटेगरी में चला जाने वाला है। ओके, तो ये आपका इक्वल और ये आपका अनइक्वल वेक्टर बन जाएगा। ओके, अब अगला देखने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा यहाँ सब सिर्फ डेफिनेशंस हैं, ठीक ना, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ वेक्टर के टाइप की बात करता हूँ तो यहाँ से आपका देखने की कोशिश करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ से, कोलिनियर वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ठीक ना, कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हमने बना दिए हैं, ए बी और सी। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो एक ही लाइन में हो। तो सारे वेक्टर जो एक ही लाइन में सिचुएटेड हो, एक ही लाइन में जाते हो, दैट आर कॉल्ड कोलिनियर। ओके, सिंपल सा बात है, वैसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में सिचुएटेड हो दैट आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ओके, इसके बाद अगर हम इसको कैटेगरी करते हैं तो उसके बाद आपका एक आ जाता है कंकरेंट वेक्टर्स, ठीक ना। कंकरेंट वेक्टर्स किसको बोलते हैं, देखिए वैसे वेक्टर्स, ठीक ना, जिन सब की जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से अगर हमने ए बी और सी बनाया है तो ए बी सी तीनों बनाया, तीनों को अगर थोड़ा पीछे की ओर सस्पेंड करते हैं तो तीनों देखिए किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मिलता है। तो वैसे वेक्टर जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब वो इंटरसेक्शन एग्जैक्टली में हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, आप इसको पीछे की ओर शिफ्ट करके बना सकते हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज में हम कह सकते हैं वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उसको आगे और पीछे दोनों साइड एक्सपेंडेबल होगा। भले ही वेक्टर की हमने लेंथ नहीं चेंज की है बट उसको एज्यूम करके हम पीछे की ओर एज्यूम कर सकते हैं। तो वैसे वेक्टर जो इंटरसेक्ट करते हुए एग्जैक्टली में इंटरसेक्ट करे या लगे उनको क्या कहेंगे, कंकरेंट वेक्टर कहते हैं। ओके, उनको कंकरेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब एक और कैटेगरी अगर मैं यहाँ से डिफाइन करना चाहता हूँ, एक और आपका हो जाता है, वो आपका हो जाता है कोप्लैनर वेक्टर्स। ये बहुत अच्छा है, कोप्लैनर वेक्टर्स किसको बोलते हैं। देखिए कोप्लैनर वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं, वैसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में सिचुएटेड हो। जैसे कि हमने एक प्लेन बनाया है, इसमें एक वेक्टर है, इसमें एक वेक्टर है, इसमें बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं। अगर ये तीनों केवल और केवल इसी प्लेन पे बने हो, केवल और केवल इसी प्लेन पे बने हो तो इनको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, कोप्लैनर, ठीक ना। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ से जैसे कि बात कर रहे हैं ये और ये है, ठीक ना। ये तीनों क्या है, देखिए ध्यान से, ये तीनों एक ही प्लेन में एक ही बोर्ड पे बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये पेन यहाँ से उठ के ऐसे करके आ गया है, बाहर आ गया। तो वैसे वेक्टर जो एक ही प्लेन, एक ही सरफेस में रहते हैं उनको कहते हैं कोप्लैनर्स। को मीन्स सेम, प्लेन मीन्स समान प्लेन में जो हो जाए दैट इज कॉल्ड कोप्लैनर। इसके बारे में आपको डिटेल में हम जब आगे यहाँ से जब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को समझेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कोप्लैनर के लिए क्या क्या कंडीशन है, ठीक ना। जैसे कि मैं यहाँ पर ये समझ में आ गया कि यहाँ पर कोप्लैनर किसको कहते हैं, एक मिनट रुकिएगा, इसको कहते हैं सेम प्लेन में, ठीक ना। इसके लिए एक कंडीशन आपकी एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर तीन वेक्टर्स के लिए, अगर तीन वेक्टर कोप्लैनर है तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या आता है आपका, 0 आता है। ओके, ए डॉट बी क्रॉस सी आपका क्या आता है, 0 आता है। ये क्या है, जिनको पता है, जो पहले पढ़ चुके हैं उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हुए, इसको हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जो नहीं जानते हैं वो वेट करेंगे आने वाले वीडियोस के लिए, ओके, तब इनको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझे, ठीक ना। अब इसमें दो और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि दो क्या, एक और ऐड कर देता हूँ यहाँ से। एक है आपका यूनिट वेक्टर, क्या है आपका, एक है यूनिट वेक्टर। ओके, मैं देख लेता हूँ कि इसमें वो डाला है कि नहीं आ रहा है। ओके, हाँ ठीक है,
चलिए तो देखिए यहाँ से समझते हैं कि यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं। देखिए सिंपल से है, यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे, ठीक ना। तो वैसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जो यूनिट का मतलब क्या होता है 1, यूनिट का मतलब क्या होता है 1। तो वैसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, इसके बारे में ये बहुत ही यूनिक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चाहे वो किसी भी तरीके से आपको जरूर कहीं ना कहीं अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आपको परेशानी जरूर करता है। और इसके बारे में यूनिट वेक्टर के बारे में आप जैसे कि डाइवर्जेंस, कर्ल और भी जो बहुत सारे सिस्टम के बारे में समझेंगे, कर्विलिनियर सिस्टम में समझेंगे, तो वहाँ यूनिट वेक्टर का बहुत ज़्यादा रोल आने वाला है, चाहे वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हो, चाहे वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो, ठीक ना, चाहे वो कार्टेशियन सिस्टम पे हो, ठीक ना। हम 3 तरह के सिस्टम पढ़ेंगे आगे जाके, ओके क्लियर है। बट इंटरमीडिएट लेवल पे उनको नहीं पढ़ना है, वो आपके हायर स्टडीज में आपको देखने को मिलता है, ओके। यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो अगर मैं यहाँ डेफिनेशन इसका लिख देता हूँ कि द वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब क्या है, रिपीट 1, ठीक ना। यहाँ पर 1 है, कैसे है बाद में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, बट अभी के तौर पे ही मान लीजिए, ठीक है। एक और है, बट कहाँ लिखूँ, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हम एक जगह हमको चाहिए, ठीक ना। आई होप कि आपने इसको नोट किया होगा, ठीक ना। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। एक और है, वो है, ठीक ना, वो आपका है नल वेक्टर, ठीक ना। आप इसे जीरो वेक्टर कहिए, ठीक ना, या फिर एम्प्टी वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना। आप इसको जिस तरीके से भी बता सकते हैं, ठीक ना, एक ही चीज है, ठीक ना। आप इसको तरह के नाम से पढ़ सकते हैं। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर समझ में आ रहा कि वैसा वेक्टर जिसकी कोई मैग्नीट्यूड ना हो, ठीक ना, यानी जिसकी कोई भी मैग्नीट्यूड ना हो, उसमें तो बेचारे के 1 मैग्नीट्यूड थे इसलिए उसको यूनिट कहा, जिसकी कोई मैग्नीट्यूड ही ना हो वो जीरो, एम्प्टी मतलब खाली, नल मतलब जीरो है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ से इसको द वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, जिसकी कोई मैग्नीट्यूड ना हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नल वेक्टर, ओके। उसको नल वेक्टर या जीरो वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसकी एक खासियत क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि चूंकि इसकी मैग्नीट्यूड ही जीरो है, तो ये वेक्टर जो होता है कोई भी डायरेक्शन लेके चल सकता है, यानी ये आर्बिट्री डायरेक्शन रखता है, ओके। आर्बिट्री डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन लेके चलता है, ठीक ना। इसको आप समझेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट आपको पढ़ाऊंगा, ओके। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स बन जाते हैं, 2 और होते हैं, ठीक ना, बट उनको आपके लेवल पे नहीं है, ठीक है। उन पर मैं कभी शॉर्ट में आपके लिए वीडियो बना दूंगा, पोलर और एक्सियल वेक्टर्स पे, ठीक ना। पोलर और एक्सियल जिनको आप यहाँ से ही निकाल के समझ सकते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको फिजिक्स का और अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप पढ़ चुके हैं, बहुत आगे तक जा चुके हैं, अगर आप प्रीवियस रिवीजन करने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ये सफिशिएंट है, ओके, उनके लिए बहुत सफिशिएंट है, ओके। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो भी मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा, ओके, समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे, ठीक ना, कि हमने वेक्टर को समझा, वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर के टाइप्स क्या क्या है, ठीक ना। आगे आने वाले वीडियोस में और भी हम लोग वेक्टर को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, ओके, ताकि आपको हर चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाए, ओके। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा, ओके। और जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए जो नए हैं, ओके। और हमारे इंस्टाग्राम में आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त